का फर्स्ट पार्ट है, दैट इज क्वेश्चंस ऑन योर टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर लेंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लास्ट असाइनमेंट में कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस हम अभी करने वाले हैं। तो आप सबके पास असाइनमेंट होगी, यू विल गेट द लिंक ऑफ द असाइनमेंट इन योर यूट्यूब, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज यू कैन गेट द असाइनमेंट ऑन आवर एप्लीकेशन, ऑन आवर ऐप। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, without performing the long division, state whether following rational number will have a terminating or non-terminating decimal expansion। ध्यान से सुनेंगे, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि आप हर कंसेप्ट को कर लें जो अभी तक हमने किया है, तो आपको चीजें मुश्किल नहीं लगेंगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज 13/64 का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। सेकंड इज 7/80 का डेसिमल एक्सपेंशन। देन इज 25/2⁵ into 5⁻7 into 7 and last one is 75/1230। इसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। चलिए डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता है किसी भी नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट विल बी, किस तरीके से होगा। सपोज कोई नंबर है विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q। आपको पता है रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट रिपीटिंग, इफ इट इज टर्मिनेटिंग तो क्या था और इफ इट इज नॉन टर्मिनेटिंग तब क्या था। ऑल्दो सारी बातें हमने पहले से की हुई है, बट थोड़ा सा एक बार फिर बता देती हूँ। टर्मिनेटिंग तब होगा जब आपका जो डिनोमिनेटर है वो 2m into 5n फॉर्म का होगा। जब आपका डिनोमिनेटर विल बी ऑफ द फॉर्म 2m into 5n। अब जो m और n है, m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या ये जीरो हो सकते हैं? जी बिल्कुल जीरो हो सकते हैं। मतलब आपके डिनोमिनेटर में या तो सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए और 2 and 5 बोथ आ जाए तो आपका डिनोमिनेटर विल बी ऑफ द फॉर्म टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो 2 आ सकता है, 5 आ सकता है प्लस कोई और नंबर, या 2 5 के सिवाय ये तीन ऑप्शंस है 2 5 2 और 5 अगर इकट्ठे आ रहे तो टर्मिनेटिंग। अगर ये चाहे किसी और नंबर के साथ कॉम्बिनेशन में भी हो, इनके सिवाय कोई भी तीसरा नंबर आ गया, योर डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। 13/64 फर्स्ट स्टेप इज यू विल प्राइम फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। 2⁻64 आपको पता है, जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ये 2⁻6 बन जाएगा। 2⁻6 is 64। अब ध्यान से देखेंगे, मैंने बोला है अगर आपके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 आ जाता है मतलब 5 का जो n है n बन जाता है 0। अगर n 0 है तो 5⁻0 is 1। आपके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 बच जाएगा। अगर आपके डिनोमिनेटर में 2 बचा तो इसका मतलब आपका जो डेसिमल है दैट विल बी टर्मिनेटिंग। तो आप क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2m into 5n where n is equals to 0 so it will be terminated। ये लाइन आपने हर क्वेश्चन के साथ लिखनी है। अब आते हैं 7/80 पे। ध्यान से देखेंगे, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर से लेना देना है, न्यूमरेटर जो मर्जी हो डजंट मेक एनी डिफरेंस। 7/80 if you prime factorize 80 it will be 2 into 10 8 into 10। मैं फर्दर इसको 8 is not a prime number, 10 is not a prime number। 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन is 2⁻3, 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन is 2 into 5, 7/2⁻4 क्योंकि 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 into 5 की पावर 1। अगेन you will write the same line, denominator is of the form 2m into 5n। अभी n is not equal to 0 so this will be terminating। अगेन ये भी कैसा बनेगा? टर्मिनेटिंग बनेगा। चलिए अब आते हैं इस पे, ध्यान से देखेंगे। 2 भी है 5 भी है पर एक्स्ट्रा 7 भी आ गया। जब भी आपकी डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2m
5 into 5 raised to power n, it will be non-terminating. लाइन वही लिखनी है, denominator is of the form, is not of the form 2 raised to power m into 5 raised to power n. चलिए इस पे आते हैं. 75 upon 123. 123 is a prime number. आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए. 123 is a prime number. तो अगर ये प्राइम है, तो अगर 123 प्राइम है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसको मैं लिख सकती हूँ 75 upon 123 into 10. 75 upon 123 into 10 को मैं 2 into 5, बट अगेन 2 5 अगर अकेला आता तो फर्क पड़ता. 123 साथ में आ चुका है, तो इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. आप इनको नोट कर लेंगे, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं अच्छी तरह से. कौन से डेसिमल्स टर्मिनेट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, तो आप पुरानी वीडियोस अच्छी तरह से देख लेंगे ताकि आपको नया कुछ करने में कभी भी प्रॉब्लम ना आए. चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, which says use Euclid's division lemma to find HCF of 135 and 225. 135 and 225 का HCF निकालना है सेकंड क्वेश्चन में. ये करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है बड़ी अच्छी तरह से. वही 225 is greater than 135. यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 225 एंड 135. अगेन वही आप प्रोसेस निकालेंगे जब आप HCF कैलकुलेट करेंगे. कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी. 225 एंड 135 का जो HCF आएगा दैट विल बी 45. चलिए जो क्वेश्चंस इजी हैं वो मैं स्किप कर रही हूँ, आप खुद कर सकते हैं क्योंकि हम काफी ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं. नाउ वी विल कम टू थर्ड क्वेश्चन व्हिच सेज शो दैट any positive odd integer. अब ध्यान से समझेंगे. any positive odd integer, ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट वीडियो में हमने किया था. any positive odd integer is of the form, किस फॉर्म का होगा? 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5. where q is some integer, where q is some integer. ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल वही ट्रिक है. क्या ट्रिक है मैंने आपको बताया था. फर्स्ट यू हैव टू सी कि आपको अपना b क्या लेना है. व्हाट इज b? b इज योर डिवाइजर. व्हाट यू हैव डिवाइड यूक्लिड डिवीजन लेमा सब में यूज होगा, बट यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. किसके बारे में? b के बारे में. अब ध्यान से देखेंगे, क्या यहाँ पे कहीं भी स्क्वायर या क्यूब वर्ड का यूज हुआ है? नहीं. इसका मतलब हमारा काम बहुत इजी हो चुका है. सिंपल जो है वही लेना है. अब वापस आते हैं. इसको देख के हमको ये लग रहा है कि हम अपना b जो है वो 6 ले सकते हैं. 6 क्यूब प्लस 1 यही होता है b क्यूब प्लस r. अब फिर r पे आते हैं. r क्या है? 1 3 5. इसका मतलब एक ही केस है कि अगर आप b को 6 लोगे तभी आपका रिमाइंडर 5 आएगा. अगर मैं 6 के फैक्टर्स देखूं 2 3, आप 3 ले लो कभी भी 5 रिमाइंडर नहीं आएगा. पर 3 तब लेते हैं जब अगर वो स्क्वायर होना होता है या अगर वो क्यूब होना होता है, अगर कुछ भी ऐसा वैल्यू आ रहा है. पर वो हम नहीं ले सकते क्योंकि 3 का स्क्वायर इज 9 और 9 6 के टेबल में आता ही नहीं है. तो आप क्या लेंगे? लेट a be any positive integer and b is equals to 6. Therefore, a is equals to b cube plus r. Again, r is always greater than equal to 0, but r is always less than b. यही simple condition है. r is always greater than equal to 0, but r is always less than b. अगर मैं ले रही हूँ a b cube, b is equals to 6. Therefore, r will be equal to क्या होगा? 0 होगा. या तो 6 से डिवाइड करने पे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, या 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा. आपको ये पता है. अब ध्यान से देखेंगे. Therefore, a is equals to, अगर मैं पुट करूं तो ये बन जाएगा 6 क्यूब. फर्स्ट केस 6 क्यूब प्लस r. r 0 है तो
चलो 6q प्लस 0 या बन जाएगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, क्योंकि रिमाइंडर अगर 5 है तो केसेस भी 5 ही बनेंगे। 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। तो दीज आर द टोटल केसेस। जब आप किसी नंबर को 6 से डिवाइड करते हो तो ये आपके टोटल पॉसिबल केसेस बनते हैं, अगर मैं r की पांचों वैल्यूज को कंसिडर करूं। चलिए अब क्या कह रहा है कि कोई भी ऑड इंटीजर किस फॉर्म का होगा, इनमें से किसी एक फॉर्म का होगा। चलिए जी करके देखते हैं ऑड इंटीजर। केस 1 क्या है हमारा, अब आपको इवन ऑड का कंसेप्ट भी पता है। केस 1 में a इज इक्वल टू 6q, क्या 6q इवन है या ऑड है करके देखते हैं। 2 इंटू 3q, कल भी बताया था अगर 2 कॉमन निकल रहा है पूरे नंबर से, पूरे पॉलिनोमियल से, तो दैट विल बी that is even if you are able to take 2 out, if you are able to take 2 common from every term of the polynomial, then it is even। अब हम क्या लिखेंगे, 6q is even, क्योंकि आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। केस 2 लेते हैं। केस 2 क्या आएगा, a is equals to 6q plus 1। आप ध्यान से देखेंगे, क्या 6q में से 2 कॉमन ले सकते हैं? ले सकते हैं। क्या 1 में से ले सकते हैं? नहीं। Therefore 6q plus 1 is not even। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a is equals to 2 into 3q plus 1। अगर प्लस 1 बाहर निकल गया, ये तो इवन है पर ये तो इवन नहीं है, 1 तो इवन नहीं है, 1 तो ऑड है, तो पूरा नंबर क्या बन गया, ऑड बन जाता है। चलिए, सो 6q plus 1 is not even। केस 3, a is equals to 6q plus 2। अब ध्यान से देखेंगे, क्या आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं? निकाल के देखते हैं। 2 कॉमन लिया, ये बन गया 3q plus 1। बिल्कुल जी, 2 कॉमन निकल गया। 6q भी 2 से डिविजिबल है, 2 तो 2 से डिविजिबल है ही है। Therefore it is, या मैं लिखूं 6q plus 2 is even। तो अभी तक हमारा ये ऑड निकला है और ये इवन निकला है। लेट्स टेक केस 4। आपको हर एक केस कंसिडर करना पड़ेगा, इसीलिए अब आपको समझ आया होगा जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि b चूज करना, अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ b इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपके नंबर ऑफ केसेस डिसाइड करता है। केस 4 इज a is equals to 6q plus 3। आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर दूं, 3 को लिख लूं 2 plus 1, कर सकते हैं? मैं 3 को 2 plus 1 लिख सकती हूँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। इन दोनों में से तो आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, पर ये तो बन गया इवन, पर 1 एक्स्ट्रा जब आया तो पूरा नंबर ऑड बन गया। Therefore 6q plus 3 is odd। चलिए अब आते हैं केस 5 पे, which is a is equals to 6q plus 4। ध्यान से देखेंगे, 6q plus 4 दोनों में से 2 कॉमन निकल सकता है, ये बन जाएगा 3q plus 2। Therefore 6q plus 4 is odd, sorry even, क्योंकि दोनों में से 2 कॉमन निकला है। Last case is case 6, which is a is equals to 6q plus 5। Again 5 को आप कैसे तोड़ सकते हो? As sum of even and odd। आप इसको तोड़ सकते हो, 6q plus 4 plus 1, 6q plus 4, 2 कॉमन निकल जाएगा, it will be 3q plus 2 plus 1। तो ये, क्योंकि ये 2, this is even, plus 1 odd, so 6q plus 5 is odd। Therefore we can say that, क्या कह सकते हैं हम, every odd integer हम करके दिखा चुके हैं, not even मतलब odd है, ये odd है, ये odd है, हम करके दिखा चुके हैं कि ये odd है। Therefore we can say that every integer, every odd integer is of form, is of the form, किस फॉर्म का होगा? every odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको लिखना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, अदरवाइज इट्स वेरी
इजी. नाउ यू कैन नोट इट डाउन. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यूजिंग यूक्लिड्स डिविजन लेमा शो दैट square of any positive integer. It's fourth or fifth? It's fourth question. Square of any positive integer, किसी भी positive integer का square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. Integer is of the form, किस फॉर्म का निकालना है? 3m और 3m plus 1. आपको देखने से समझ आ रहा होगा बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था, बट डिफरेंस क्या है? लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास स्क्वायर नहीं था. इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन, यूक्लिड डिविजन लेमा अप्लाई किया, उसमें से निकाला कौन सा इवन है कौन सा ऑड है. बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था. यहाँ पे क्या आ चुका है? आपको उस नंबर का स्क्वायर करना है, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है. क्या फर्क पड़ रहा है? अगर क्या आपको स्क्वायर करना नहीं आता? बिल्कुल आता है. सिंपल पूछा है तो आपको इवन ऑड वैसे भी पता है, और अगर आपको स्क्वायर करना पूछा है आपको इवन ऑड वैसे भी पता है. चलिए देखते हैं. स्क्वायर ऑफ, अब आपको समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन में. आपको जैसे हमने लास्ट लेक्चर में, जो लास्ट वीडियो में हमने किया था फर्स्ट असाइनमेंट का लास्ट टॉपिक जो था, उसमें आपको स्क्वायर निकालना था. n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आ गया था. यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर निकालना है, और फॉर्म क्या है? 3m और 3m plus 1. 3m और 3m plus 1 आपको देख के समझ आ गया होगा. b will be equal to 3. चलिए शुरू करते हैं. Let a be any positive integer. Let a be any positive integer. तो a को हम लिख सकते हैं bq plus r, where r is always greater than equal to 0 but less than b. हमेशा मैं आपको ये लाइन लिख के दे रही हूँ. Let a be any positive integer. So by Euclid's division lemma, a is equals to bq plus r. b की वैल्यू मैं ले रही हूँ 3. अगर b 3 है तो r बताएंगे क्या क्या होगा. r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है. क्या r 3 हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता. r can never be equal to b. r कभी भी डिवाइजर के इक्वल नहीं हो सकता. So अब आप बताएंगे a क्या क्या होगा. पहला पुट करते हैं. It is 3. b की वैल्यू 3. 3q प्लस r. r 0 है, चाहे आप 0 लिखो चाहे ना लिखो. तो फर्स्ट केस इज a is equals to 3. सेकंड क्या बन जाएगा? 3q plus 1. और थर्ड बन जाएगा 3q plus 2. तो देयर विल बी टोटल ऑफ 3 केसेस. जितने रिमाइंडर्स होंगे उतने ही केसेस एग्जिस्ट करेंगे. ये चीज आप याद रखेंगे. चलिए विल स्टार्ट विद केस नंबर 1. केस 1 सेज a is equals to 3q. चलिए आपको स्क्वायर बोला है लेने के लिए. अगर आपको स्क्वायर बोला है तो मैं स्क्वायर कर लेती हूँ. ये बन जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 3q का स्क्वायर. I can write it as a square is equals to 9q square. पर आप ध्यान से देखेंगे फॉर्म आपको क्या बनानी है? 3m बनाना है. m कुछ भी हो सकता है. m can be any integer. तो क्या मैं 9q square को ध्यान से देखेंगे ये लिख सकती हूँ 3 into 3q square. मैंने 9q square को 3 into 3q square लिख लिया. Where and let 3q square is equals to, मैंने 3q square को m मान लिया. अगर मैं 3q square को मान रही हूँ m, तो a square किस फॉर्म का बन गया? 3m फॉर्म का बन गया. मैंने इस चीज को मैंने m लेट कर लिया. मैंने 3q square की जगह m मान लिया. बन गया है क्योंकि m is a variable and it can have any value. m is a variable and it can have any value. तो जो मर्जी वैल्यू ले लो, कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, कहीं पे मेंशन तो नहीं है कि m यही हो सकता है. जो मर्जी ले लो, मेरी मर्जी है. मैंने m को 3q square बना लिया क्योंकि आपको फॉर्म ये चाहिए थी 3m. तो 3 अलग हो गया और 3q square बन गया m. तो बन गया 3q square फॉर्म, 3m फॉर्म. चलिए केस 2 लेते हैं. केस 2 विल बी जब a होगा 3q plus 1. अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ये बन जाएगा a square is equals to 3q plus 1 का स्क्वायर.
स्क्वायर ओपन करते हैं, ये बन जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, सिंपल। चलिए अब मैं इसको लिखती हूँ 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। यहाँ पे आएंगे 3m प्लस 1 की फॉर्म भी तो बन रही है, तो मैं इन दोनों में से तो 3 कॉमन निकल सकता है, इसमें से नहीं निकल सकता, कोई बात नहीं, नहीं निकालते। मैंने 3 कॉमन ले लिया और अंदर बच गया 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। और अब मैं लेट कर लेती हूँ, m मेरी मर्जी है, m इज अ वेरिएबल, आई कैन गिव एनी वैल्यू टू m, आई कैन असाइन एनी वैल्यू टू m, डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेट्स से मैंने इस पूरे को वैल्यू दे दी m, लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल्स टू m। तो आपका a स्क्वायर बन गया 3q प्लस 1 3m प्लस 1 फॉर्म का। m कुछ भी हो सकता है ना, ऐसे तो होता है जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, तो इट कैन हैव एनी वैल्यू। जो मैं असाइन कर रही हूँ, अभी मैंने m को, इस पार्ट में मैंने m को वैल्यू असाइन कर ली 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो फॉर्म तो वही बन गई, a स्क्वायर का यही तो था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, a वाज एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसका स्क्वायर लिया, या तो फॉर्म 3m बना या फ्रॉम 3m प्लस 1 बना। m के बारे में कुछ स्पेसिफिक नहीं था, तो मेरे पास एडवांटेज है, मैं m को कोई भी वैल्यू दे सकती हूँ। चलिए let's switch to case 3, and case 3 is a is equals to 3q plus 2, again squaring both sides, it becomes 3q plus 2 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4, यही होगा, सॉरी 3 6, ये बन जाएगा 12q प्लस 4। अब अगेन कॉमन निकालते हैं दोनों में से। अब आप ध्यान से देखेंगे, आपको या तो 3m की फॉर्म बनानी है या 3m प्लस 1 की फॉर्म बनानी है। अगर मैं ये कहूं कि मैं इन दोनों में से कॉमन ले लेती हूँ 3, बचेगा क्या, 4। ऐसी तो कोई भी फॉर्म नहीं बन रही 3m प्लस 4, पॉसिबल ही नहीं है। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू डिवाइड एनी नंबर विद 3, रिमाइंडर कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिवाइजर, ना उसके इक्वल आ सकता है, तो 4 तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो व्हाट वी विल डू, we will divide this 4 as, आपने पहले भी देखा होगा हम कभी भी नंबर्स को कैसे ले रहे थे, अगर मेरे पास 3 बन रहा था तो मैं उसको 2 प्लस 1 लिख रही थी, क्योंकि रिमाइंडर कभी 2 पॉसिबल नहीं है अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो। तो इसलिए मैं इसको लिख लेती हूँ 3 प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 4 कैन बी रिटन एज 3 प्लस 1। क्यों मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि आपका आंसर वो नहीं आ रहा जो आपको चाहिए, और लॉजिकली भी वो इनकरेक्ट है। लॉजिकली क्यों इनकरेक्ट है, मैं किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर रही हूँ पर रिमाइंडर 4 बच रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये करती तो ऐसा कुछ लिखती ना, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4, इज इट पॉसिबल इफ यू डिवाइड एनी नंबर विद 3? इसका तो ये मतलब हुआ 3 इनटू किसी नंबर से जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ रिमाइंडर 4 बचता है, इट इज लॉजिकली इनकरेक्ट। तो हमने क्या किया, 4 को I have divided 4 in 2 parts, 3 and 1। अब इन तीनों में से मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 अलग बच गया। अब आप ध्यान से देखेंगे मैं क्या करती हूँ, मैंने अब इसको m पुट कर लिया, क्योंकि मैं m कुछ भी लेट कर सकती हूँ। लेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल्स टू m। तो a स्क्वायर जो आपका बन गया, जो यहाँ से चला आ रहा था, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m प्लस 1। अब ध्यान से देखेंगे, जब भी आपने किसी नंबर का स्क्वायर किया तो आपकी फॉर्म या तो बनी 3m या बनी 3m प्लस 1, और 3m प्लस 1 इसके सिवाय कोई ऑप्शन आपके पास आया ही नहीं। तो अब हम लिख सकते हैं therefore, so this shows that स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, a was a positive integer और उसका हमने स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, क्योंकि याद रखना दुनिया में जितने मर्जी नंबर्स हैं, जितने मर्जी इंटीजर्स हैं, जब भी आप उनको 3 से डिवाइड करोगे पॉजिटिव इंटीजर्स को,
रिमाइंडर्स बचेंगे 0 1 2। इसके सिवाय कोई पॉसिबिलिटी है तो बता दो। बिल्कुल कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब इन 3 नंबर्स में हमने सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कवर कर दिए हैं। 12 13 14 15 16 17 कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, हर एक नंबर उसमें कवर हो जाता है। वैसे ही क्वेश्चन शुरू में करोगे थोड़े मुश्किल लगेंगे पर काफी इजी हैं, तो अब आप इनको नोट कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन सेज एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मैं आपको आंसर बता रही हूँ, आई एम नॉट सॉल्विंग इट क्योंकि काफी इजी है। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 3825 की। आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन बता देती हूँ, ये वाला जो हम करते थे हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, याद रखना। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही है टू डिवाइड एनी नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। चलिए आप इसको 3 से करना शुरू कर सकते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। यू कैन चेक द डिविजिबिलिटी रूल, या बेस्ट ऑप्शन रहता है इफ अ नंबर एंड्स विद 5 ऑलवेज स्टार्ट विद 5, क्योंकि उससे ना नंबर्स थोड़े छोटे हो जाते हैं। अगर एंड में 5 है या तो 3 से जाएगा या 5 से जाएगा। इससे मेहनत करो कि आप पहले 3 से डिवाइड करो, तो बेटर है ऑलवेज स्टार्ट विद 5। 5 से स्टार्ट करने के बाद अगर वो 3 से कहीं डिवाइड होना हुआ तो वो इतना छोटा हो जाता है कि आपको 3 से डिवाइड करना इजी रहता है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 5 स्क्वायर इनटू 3 स्क्वायर। जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 5 स्क्वायर इनटू 3 स्क्वायर इनटू 70, this is the prime factorization, this is the answer. And next part is 7429 का जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये बना 17 इंटू 19 इंटू 23। ऑल्दो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आता है, बट आपको अपने टेबल्स करने होंगे अच्छी तरह से टिल 20, ताकि 20 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करते हुए आपको दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे 17 का टेबल अगर नहीं आता, आप कभी भी ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही नहीं पाओगे। मतलब वो क्वेश्चन जिसमें आप इजीली 2 नंबर स्कोर कर सकते हो, आपको छोड़ के आना पड़ेगा क्योंकि आपको टेबल्स नहीं आते। इतना सिंपल सा ये चीज है। तो यू कैन ऑलवेज लर्न टेबल्स टिल 20 डेफिनेटली। उसके बाद भी 23 का टेबल, क्योंकि प्राइम नंबर है। कोई भी डिजिट अगर 21 से डिवाइड होता है ना, तो वो पक्का 7 और 3 से होगा ही होगा। पर ये 23 के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इट इज अ प्राइम नंबर। इवन 29 इज अ प्राइम नंबर। तो कोई नंबर अगर 29 से डिवाइड होना होगा तो वो 29 से ही डिवाइड होगा। तो ऑलवेज व्हेन यू आर डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा प्राइम नंबर्स लिख लो। आपको याद होने चाहिए प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 50। शायद एक बार मैंने किसी एक वीडियो में करवाए भी हैं प्राइम नंबर्स, तो आपको वो लिस्ट याद होनी चाहिए ताकि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि अब ये प्राइम भी है या नहीं है। तो प्लीज आप उस चीज को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। चलिए अब नाउ वी स्विच टू आवर 6th क्वेश्चन व्हिच सेज 6th क्वेश्चन कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है किसका? 336 एंड 54 का। 336 एंड 54 का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है जी। एंड वेरीफाई दैट। क्या वेरीफाई करना है? आपको याद है हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और इसके बेस क्वेश्चंस भी किए थे। कैसे? अगर आपको किसी नंबर का एलसीएम पता है, 2 नंबर्स का एलसीएम और 2 नंबर का एचसीएफ पता है, या आपको 2 नंबर्स का प्रोडक्ट पता है, आपको एचसीएफ भी पता है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी क्वेश्चंस आते हैं इस पे बेस, तो आप इस फॉर्मूला को कभी भूलेंगे नहीं। तो फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए इसका एलसीएम और एचसीएफ ऑल्दो करवाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब आप 336 का
प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2⁴ into 3 into 6। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको अच्छी तरह से कैलकुलेशंस आनी चाहिए एंड 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 into 3⁵। अब इसका HCF निकालते हैं। HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF में हमेशा जो कॉमन है दोनों में पहले वो ढूंढते हैं। कॉमन क्या क्या है 2 और 3, ठीक है जी। तो HCF में 2 और 3 ही आएगा, 7 नहीं आएगा। HCF में हमेशा कॉमन लेते हैं। उसके बाद सबसे छोटा वाला कॉमन 2⁴ है और 2 है, पर सबसे छोटा क्या है दोनों में 2। अगेन 3 into 3⁵ हम सबसे छोटा लेंगे दैट इज 6। LCM जो लेते हैं उसमें हम कॉमन वाले हर एक नंबर कंसीडर करते हैं, चाहे वो कॉमन है चाहे कॉमन नहीं है। पर जो कॉमन है क्या वो दोनों लेंगे? नहीं। कॉमन में से जो सबसे बड़ा है वो हम LCM में काउंट करते हैं। 2⁴ है और 2⁴ है तो LCM में 2⁴ आ जाता है। 3 है और 3⁵ है, बड़ा वाला नंबर लेंगे 3⁵, क्योंकि आपको याद है LCM इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर, जो भी दो नंबर है उनसे बड़ा होगा, एंड HCF इज ऑलवेज लेसर देन द नंबर जो गिवन है इनटू जो कॉमन नहीं है वो आपका ऐसे ही आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा LCM which is equal to 3024। तो ये निकल गया हमारा HCF और ये निकल गया हमारा LCM। चलिए अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करते हैं। LCM into HCF पुट करके देखते हैं। LCM क्या है हमारा, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। LCM is our 3024, HCF is our 6 and product of two number, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है। प्रोडक्ट क्या है 336 into 54। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको समझ आएगा 18114। आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 18114 आ जाएगा। तो दिस इज द वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब क्या सच में इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल आ रहा है, सो इट इज वेरीफाइड। LHS is equal to RHS, so it is verified। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड LCM and HCF of the following integer by applying the prime factorization method। अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है। क्या नंबर्स हैं 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। 17 भी प्राइम है, 23 भी प्राइम है और 29 भी प्राइम है। अगर प्राइम नंबर्स है याद रखना HCF ऑफ प्राइम नंबर्स, आपस में जो भी प्राइम नंबर्स होंगे प्राइम नंबर का आपस में HCF हमेशा 1 होगा। जितने मर्जी, मैं कह रही हूँ 1 से 50 तक अगर 25 प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनका HCF अगर आप लेंगे तो सबका HCF 1 आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। इसका कॉमन फैक्टर क्या है बताओ 1 और 17। 23 का क्या है 1 और 17। 29 का क्या है 1 into 29। कॉमन क्या निकला सब में से 1 ही तो निकला। तो आज के बाद कोई पूछे कि अगर 4 नंबर्स हैं और चारों के चारों प्राइम है तो व्हाट विल बी द HCF ऑफ दोस नंबर्स विल बी इक्वल टू 1, हमेशा याद रखना। और LCM क्या होता है, LCM will be simply the product of these numbers। फिर से बता रही हूँ, if 3 numbers are prime, if 3 prime numbers are given और if 4 or 5 any prime numbers are given, 2 प्राइम नंबर्स भी गिवन है तो कोई पूछे उनका HCF क्या होगा, HCF will be 1 अगर दोनों ही प्राइम है। अब और LCM क्या होगा, LCM सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर दो नंबर को, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली मल्टीप्लाई द नंबर, वो उनका LCM हो जाएगा। चलिए इसको आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है गिवन दैट HCF लिखा है, गिवन दैट HCF क्वेश्चन नंबर 8 किसका 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9। इसका मतलब होता है जब भी ऐसा लिखा हो कि HCF 306 और 657 का HCF 9 है तो दो नंबर्स कौन कौन से गिवन है, कंफ्यूज नहीं होना। ये नहीं बोला है HCF
306 इज द HCF. नो, HCF ऑफ, मैं इसको लिख लेती हूँ यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9. इन दोनों नंबर्स का HCF 9 है. फाइंड LCM. फाइंड LCM. अगेन इन्हीं नंबर का LCM फाइंड करो. 306, 657. आगे लिख रहा है एंड फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657. अगेन बड़ा सिंपल सा, अभी मैंने आपको स्टार मार्क करवाया था. कौन सा फॉर्मूला था? LCM इनटू HCF. उन्हीं दो नंबर्स का याद रखना. सपोज LCM में ले रही हूं तो भी यही दो नंबर्स आएंगे. LCM ऑफ 306 एंड 657 इनटू HCF भी इन्हीं दोनों नंबर्स का 306 एंड 657 is equals to product of these numbers. These कौन से? ये दोनों नंबर्स याद रखेंगे. क्या LCM दिया है या निकालना है? निकालना है. Let LCM को मैं let कर लेती हूँ x into what is HCF of these two number? HCF is 9 is equals to product क्या होगा नंबर्स का? 306 into 657. तो अगेन सिंपल एक लीनियर इक्वेशन बन गई. 306 into 657 divided by 9. 9 3s are 27, 9 4s are 36. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो x की वैल्यू आएगी that will be equal to 22338. इसको आप अच्छी तरह से फॉर्मूला को याद कर लेंगे, समझ लेंगे क्या है, क्योंकि इसके बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं. काम बहुत जल्दी हो जाता है. विद अ मिनट आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आपकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी हैं तो. चल अब करते हैं हम. अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे. 9 कहता है चेक वेदर 6 raised to power n can end with digit 0 for any natural number n. ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, लास्ट असाइनमेंट में, और सिर्फ फिगर में डिफरेंस था. दैट वाज 4 raised to power n. यहाँ पे 6 raised to power n है, वो भी मैं आपको बता चुकी थी. तो अभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन व्हाई. आपको एक्सप्लेन करना है क्या? चलिए एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 7 into 11 into 13 plus 13 एंड पहला नंबर ये है. दूसरा नंबर है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. चल इसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर्स. कॉम्पोजिट नंबर आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़ा होगा. कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं व्हिच कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. जिसको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सके वो नंबर कॉम्पोजिट है. मतलब 10 को मैं लिख सकती हूँ 2 into 5. 2 is prime, 5 is prime. क्योंकि 10 is can be written as product of 2 into 5. Both are prime. तो 10 is a composite number. अब यहाँ पे आते हैं. इस नंबर को पहले देखते हैं. 7 into 11 both are prime. Into 13 all three of them are prime. Plus 13. दिक्कत क्या है? यहाँ पे प्लस आ गया. आपको प्राइम अगर प्रूव करना होता आपको मल्टीप्लिकेशन लेके आना है. तो बेस्ट सॉल्यूशन इज कैसे करते हैं? 7 into 11 into 13 plus 13. नेक्स्ट स्टेप इज यू विल चेक कि दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है. इसमें से और इसमें से ध्यान से देखेंगे 13 कॉमन निकल सकता है. तो मैं इसको 13 कॉमन निकाल के लिख लेती हूँ. 7 into 11 plus 1. हमने क्या करना है? बेसिकली मेरी प्रॉब्लम ये प्लस साइन है. आपने प्लस साइन को हटाना है. प्लस साइन को हटाने का सिंपल सा सॉल्यूशन होता है, अगर कहीं बीच में से आपको प्लस हटाना है, हमने क्या किया? 13 को कॉमन ले लिया. जो कॉमन निकल सकता है उसको कॉमन लो ताकि यहाँ पे प्लस के बाद जो नंबर्स बचे वो काफी कम बच जाए. चलिए अब मैं इसको ये लिख सकती हूँ 13 into 7 into 11 77 plus 1 78. 13 into 78. क्या 78 प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट है? 78 इज अ प्राइम नंबर. क्या मैं इसको कॉम्पोजिट बना सकती हूँ? जी बिल्कुल बना सकते हैं. करते हैं. 13 into 78 का करो 2 into 39
इंटू 3 इंटू 3, यही बनता है कॉम्पोजिट इसका। अब ध्यान से देखेंगे 13 और 13 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3, क्या ये सारे नंबर्स, नंबर तो वही है जो ये था, बस हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में, सारे के सबको एक तो प्रोडक्ट फॉर्म में कर दिया, और दूसरा जितने भी नंबर इसमें है वो सारे नंबर्स प्राइम है। तो अब हम लिख सकते हैं, ये बेसिकली यही था 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, सारा प्रोडक्ट में आ गया ना, यहाँ पे प्लस था, हमारी प्रॉब्लम सिर्फ प्लस थी, प्लस साइन को हटाना था, उसको हटाने का बेस्ट तरीका जो कॉमन निकल सकता है उसको कॉमन निकालो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, और वो कैसे लिख सकते हैं 13 raised to power 2 into 2 into 3, so it is a prime number, so it is a composite number, so it is a composite number। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या करना है आपको, सिर्फ प्लस से प्रॉब्लम है जो इनके बीच आ रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू टेक कॉमन दोनों चीजों से, इसमें से और इसमें से, मतलब प्लस को आपने वो ब्रिज समझना है कि एक साइड इधर है दूसरी साइड इधर है, दोनों में से बताओ क्या कॉमन निकल सकता है, वो कॉमन निकाल के उसके बाद जो भी आपकी वैल्यू, मेरे पास 78 आया, हमने 78 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये लिखा, 78 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये आई, तो इसको मैंने प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख लिया, सो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं दूसरे वाला पार्ट, आप इसको नोट करेंगे। सेकेंड पार्ट इज 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अगेन दिक्कत क्या है हमारी, प्लस 5 है, आप ये देखो कॉमन क्या निकल सकता है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे कहीं 5 है जी, बिल्कुल है, 5 कॉमन निकल सकता है, मैंने 5 कॉमन निकाल लिया, बचा क्या 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1, ऑल्दो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 1। आप इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे 7 6 4 3 2 1 को, तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 1009। 1008 इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है, प्लस 1 इज 1009, 1009 इज आई थिंक अ प्राइम नंबर, तो 5 into 1009, अगर ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आ गया, तो मैं लिखूंगी दिस number can be written as product of prime, और प्राइम क्या है 5 into 1009, so it is a composite number। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, और ये काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज आप इसको नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरैशनल, ऑल्दो करने की जरूरत नहीं है, 7√5 बेसिक कंसेप्ट बता रही हूँ क्या करना है, 7√5 इज इक्वल्स टू p/q, 7/5 को इरैशनल प्रूव करना है, तो मैंने लेट कर लिया, लेट 7√5 इज रैशनल, अगर ये रैशनल है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 7√5 इज p/q। सिर्फ कंसेप्ट ये होता है, रूट वाले नंबर को लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, बाकी सबको राइट हैंड साइड पे लेके जाओ, ये बन जाएगा p/q या p/7q, इधर मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड हो जाएगा, दिस इज रैशनल, ये रैशनल है, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल आना चाहिए, बट ये रैशनल है ये भी रैशनल आना चाहिए, पर आपको पता है √5 रैशनल है या इरैशनल है, इरैशनल है, इसका मतलब गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्यों हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत लेट किया था, गड़बड़ तभी हुई होगी अगर मैं कुछ ऊपर से गलत करती आ रही हूँ, तभी नीचे आंसर गलत आया होगा, तो इसका मतलब जो हमने लेट किया था वो इनकरेक्ट था। ऑल्दो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी 5-6 बार कर चुके हैं, तो इसीलिए मैं नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ आपको बेसिक बता रही हूँ क्या करना है। नेक्स्ट इज
1/√2 1/√2 को भी आप अगेन ऐसे ही करेंगे, 1/√2 को रैशनल लेट कर लेंगे p/q, ये बन जाएगा √2 इज इक्वल्स टू q/p। आप ध्यान से देखेंगे q/p ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर था। अगर ये दोनों इंटीजर थे तो p/q तो हमारा रैशनल है। अगर p/q रैशनल है तो इसके हिसाब से √2 भी रैशनल आना चाहिए था। अगर p/q रैशनल है तो √2 भी रैशनल आना चाहिए था। बट क्या √2 रैशनल है? नहीं, √2 तो एक्चुअली में जो हमारा फैक्ट है, फैक्ट ये कहता है कि √2 इज इरैशनल। इसका मतलब हमने कुछ गलती की होगी, और गलती क्या की होगी? गलती हमने √2 1/√2 को रैशनल लेट करके की होगी। इसका मतलब वो रैशनल नहीं है, वो इरैशनल है। चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से पढ़ेंगे क्या है। The following real numbers have decimal expansion as given below. Following real number की कुछ decimal expansions given है। In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational, add of the form p/q. आपको पता है अगर irrational होंगे तो p/q फॉर्म कभी बनेगी नहीं। अगर rational होंगे तभी p/q फॉर्म बनेगी। What can you say about the prime factors of q? q is your denominator. First number आप देखेंगे, मैंने हमेशा बताया अगर वो रिपीट हो रहा है 120 120 नहीं, आपको 0.120 120 देख के लगा होगा 120 है, पर सेकंड में आप देखेंगे 0.120 मैं ये मान के चलूं कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। 0.120, उसके बाद है 1200, उसके बाद है 12000 1200000, ये खत्म ही नहीं हो रहा। अगर मैं देखूं पहले कि चलो मे बी 120 रिपीट हो रहा है, तो अगर 120 रिपीट होता तो हर बार 120 आना चाहिए। यहाँ पे तो 1200 आ गया, इसका मतलब रिपीट कुछ नहीं हो रहा है। अगर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है तो इट इज अ रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। इट इज एन इरैशनल नंबर क्योंकि वो रिपीट नहीं होते। इरैशनल नंबर ना टर्मिनेट करते हैं ना रिपीट करते हैं। सेकंड नंबर पे देखते हैं 43.123456789। क्या टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है क्योंकि एंड में सो ऑन अप टू वाले वो डॉट्स नहीं लगे हैं, तो टर्मिनेट हो रहा है। अगर टर्मिनेट हो रहा है तो क्या इसका डिनोमिनेटर एग्जिस्ट करता होगा? जी बिल्कुल करता होगा। चलिए इसको लिखते हैं। इसको मैं यही तो लिख सकती हूँ, डेसिमल हटा तो 1 आया। यही होता है, हमने 4th 5th 3rd क्लास में सीखा था डेसिमल कैसे रिमूव करते हैं। डेसिमल की जगह 1 आ जाता है, और जो पीछे के डेसिमल के राइट साइड के नंबर्स होते हैं उनको उतरे 0 से रिप्लेस कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपसे पूछ रहा है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बताओ। दिस इज आवर क्यू। क्यू इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, यही बोला हुआ है। एक सेकंड, लेट मी सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। अब ध्यान से देखेंगे 10 की कितनी पावर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेज़्ड टू पावर 9 है ये। क्यू इज 10 रेज़्ड टू पावर 9। अब आप एक चीज ध्यान से देखेंगे, जब आप 10 को फैक्टराइज करते हैं तो 10 की फैक्टराइजेशन इज 2 into 5। 10 की फैक्टराइजेशन इज 2 into 5, और पावर क्या है इसकी? 9। आपने एक्सपोनेंट पढ़े हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, जब भी आपने एक्सपोनेंट्स पढ़े होंगे तो अगर दो नंबर्स की पावर सेम है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये इसमें इसको भी दे दी जाती है और ये पावर इसको भी मिल जाती है। हमने क्या किया, इस 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके आया 2 into 5, और इसकी पावर क्या रह गई? 9। अब ये 9 पावर जो है जितनी 2 को मिली उतनी ही 9 को मिली। 2 की पावर 9 into 5 की पावर 9। ये आपका एक्सपोनेंट का बेसिक लॉ था, a into b raised to power n। ये था a into b raised to power n, तो इट विल बी a raised to power n into b raised to power n। ये सिंपल आपका एक्सपोनेंट का एक रूल था। अब हमारा इस चैप्टर, इस सेकंड असाइनमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम कर चुके हैं, तो आपको पता चल गया होगा क्वेश्चंस बहुत मुश्किल नहीं है, काफी इजी क्वेश्चंस है। तो इसके बाद धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते रहेंगे ताकि थोड़े से वो क्वेश्चंस भी करें जो आपके
थोड़े से मुश्किल हो और करने में थोड़ा मजा भी आए। डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा टाइम भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी और मजा भी आएगा। चलिए जी, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जब हम करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द असाइनमेंट ऑफ सेकंड असाइनमेंट। तो आप ये कर पहले खुद कर लेंगे क्वेश्चंस, तो जो आपको डाउट होंगे वो आप असाइनमेंट में देख के आप अपने आंसर्स मैच करना चाहते हैं, असाइनमेंट आप चेक कर लेंगे और दूसरा आप सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा कहाँ पे गलती हुई है। अगर नहीं हुई है तो वेरी गुड। चलिए, थैंक यू।